गुड मॉर्निंग दोस्तों, दिस इज डॉक्टर आदर्श ओझा फ्रॉम गुरुकुल पाठशाला। तो बच्चों, सब बढ़िया चल रहा होगा। जहां भी होंगे, मैक्सिमम लोग गांव पे होंगे, अपने घर पे होंगे, अपने प्रियजनों के साथ होंगे। एग्जाम जैसा भी गया ठीक है, आपने मेहनत किया। आपने कुछ लोगों ने पूरा साल मेहनत किया, कुछ लोगों ने बस लास्ट के 2-3 महीनों में मेहनत किया। तो अब सिर्फ एक एग्जाम से कोई आपकी कैपेसिटी, आपकी एबिलिटी या आपकी क्षमता को कोई जज नहीं कर सकता। अगर कोई जज कर रहा है तो वो बेवकूफ है थोड़ा सा। बाकी बाबू, आप लोग के अंदर जो क्षमता है वो आप लोग जानते हैं, और नहीं जानते हैं तो मैं जानता हूं, और वही बताने के लिए मैं आपके पास आया। आज के इस वीडियो में बाबू मैं आपको बताऊंगा, जैसे कि लोगों ने पूरे साल भर जो सबसे इजी सब्जेक्ट मानते हैं बायोलॉजी, उसको हल्के में लिए। ठीक है, किसी अपने मन से भी, लोगों के कहने पे भी आपको लगता है कि बायोलॉजी आप एक रात में पढ़ के आप निपटा सकते हैं, तो बायोलॉजी ने ही आपको निपटा दिया इस बार। ठीक है बाबू, देखिए सिंपल सी बात है, कोई लिपा पोती की बात नहीं करते हैं, हम सीधे पॉइंट पे आते हैं। अगर आप देखेंगे जिनका भी नंबर 550 प्लस इस बार आ रहा है, उसको सेफ जोन में माना जा रहा है नीट के लिए। उससे भी कम कट ऑफ जा सकता है, पूरे चांसेस है, लेकिन अब मैं मैक्सिमम लेकर के चल रहा हूं। और अब जिनका भी 550 मार्क्स आ रहा है, उनसे जाके एक बार बात करना। उसमें से बाबू 350 मार्क्स, 340 मार्क्स, 345 मार्क्स कहां से आ रहा है? बायोलॉजी से आ रहा है। समझिएगा, 2 की स्पीड में देखना मत वीडियो, एकदम 1 की स्पीड में देखना। घर पे हो, खाली हो, कंबल के अंदर, चादर के अंदर, या बैठे हुए होगे कहीं पे, कुछ काम नहीं कर रहे होगे, एकदम 1 की स्पीड में वीडियो देखिएगा। शायद आपकी सोच को बदल दे ये वीडियो। आपको प्रिपरेशन करना है, क्या करना है, नहीं करना है, जो भी करना है, बस जो भी आधे घंटे का वीडियो है पूरा देख लेना। ठीक है, देखिएगा, हम यहां पे आपको कुछ बताने आए हैं। सिंपल सी बात है जो आपको शायद समझ में आ जाए। मैंने कहा जो भी सिलेक्शन के बाबू रेंज में है, 500 प्लस पाए हुए हैं, 550 प्लस पाए हुए हैं, उनसे जाके मिलेंगे तो बोलेंगे उनकी बायोलॉजी जो है बहुत अच्छी हुई है, जिसकी वजह से आज उस मुकाम पे खड़े हैं। ठीक है, देखिए बाबू, बायोलॉजी का टफ होना, बाहर से आना, ये सब मुद्दा ही नहीं है। मुद्दा ये है कि आप कितना पढ़े हैं बायोलॉजी। अब आप कहेंगे सर बहुत ज्यादा पढ़े हैं बायोलॉजी इन कंपेरिजन टू फिजिक्स केमिस्ट्री, तो ठीक है, अब कोई 4 घंटा पढ़ा है पूरे साल भर में, उसमें से 2 घंटा बायो पढ़ा तो हम ज्यादा पढ़े। ऐसी कोई बात नहीं बाबू। आप अपने आप से पूछो, जितना मेहनत आप और सब्जेक्ट पे करते हो, क्या बायोलॉजी पे भी करते हो? अगर करते हो तो आज 500 से प्लस हो गए, एक अच्छा नंबर पाए होगे। लेकिन अगर नहीं करते हो तो आज बाबू आपको ऐसा धोखा मिला होगा, शायद आप मन ही मन मुझे भी गाली दिए होंगे, क्या पता। मैं आपको इस वीडियो में, मैं पिछले साल गुरुकुल पाठशाला में 19 चैप्टर्स पढ़ाए थे, 32 चैप्टर्स को मिला के हैं। हालांकि मैंने यूट्यूब वगैरह पे मिलाकर सारे चैप्टर्स डिस्कस कर दिए थे, 2-3 चैप्टर को छोड़ करके, लेकिन डिटेल में क्लासरूम प्रोग्राम में मैंने बाबू 19 चैप्टर पढ़ाए हैं। उस 19 चैप्टर्स में जो मैंने नोट्स लिखवाए हैं, उस नोट्स से 60 से 61 क्वेश्चंस लगातार, मतलब मैं दिखाने वाला हूं आपको। नोट्स का मैंने स्क्रीनशॉट भी करा है, और ये किसी बात का घमंड की बात नहीं है, ये बस एक छोटी सी मतलब जस्टिफिकेशन है, क्लैरिफिकेशन है, जिसका मोटो बस इतना है कि बाबू आप जहां से पढ़े हो वहीं से आएगा, जो मैंने लिखवाया है वही आएगा। सीधी बात। ठीक है बाबू, अभी भी वक्त है, उस पर हम आते हैं। उससे पहले बाबू एक कोट है, यहां पे लिखा है, क्या लिखा है? द लास्ट स्ट्रोक ऑफ द हैमर ब्रेक्स ए स्टोन, दिस डजंट मीन दैट द फर्स्ट स्ट्रोक इज यूजलेस। कहने का मतलब क्या है? अगर आपको कोई पत्थर तोड़ना है तो आप उसको 10 बार मारते हो, 10वीं बार में टूटा, तो 10वीं बार में जो टूटा है बाबू, सिर्फ 10वें बार जो हथौड़ा मारा उससे नहीं टूटा है, पिछले जो 9 मारे गए हैं ना, उससे भी वो कमजोर हुआ था, तब 10वीं में टूट गया। आपकी मेहनत बेकार नहीं हुई है ना, आपकी मेहनत बेकार नहीं हुई है। क्यों? सक्सेस इज द रिजल्ट ऑफ कंटिन्यूअस एफर्ट। छोटे छोटे जो एफर्ट 2-3 साल से आप कर रहे हो, उसका सक्सेसिव, उसका बाबू सम अप, उसका एकदम कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, उसका इफेक्ट होगा आपकी सफलता पे। ये याद रखना, द लास्ट स्ट्रोक ऑफ द हैमर ब्रेक्स अ स्टोन, दिस डजंट मीन दैट द फर्स्ट स्ट्रोक इज यूजलेस।
पहला जो वार्ड था जिसमें आपने सिर्फ 100 नंबर पाए 720 में से, यूजलेस नहीं है, वो आपको ले जाएगा 200 से 300 की तरफ, फिर 200 से 300 वाला ले जाएगा आपको 600 की तरफ। समझना इस बात। तो इसलिए अब देखिए बाबू, मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि जो चैप्टर्स मैंने पढ़ाए थे बायोलॉजी 2025 में, वो सारे ही नोट्स में से आपको मिल गए। इवन जो क्वेश्चन बाहर से पूछा गया वो भी नोट्स में मिल गए। कमेंट सेक्शन एकदम खोल रहा हूं, कमेंट सेक्शन, और जिसको भी बाबू उसमें चैलेंज करना है आप मैसेज कर सकते हैं, उसमें एक भी कमेंट डिलीट नहीं होने वाला है। आप उसको मैसेज करिए, वहां पे डालिए, क्योंकि मैं डालने वाला हूं यहाँ पे सारा का सारा स्क्रीनशॉट लेकर के आया हूं आज। ठीक है, मैं चाहता तो नीट के एक दिन बाद ये बना देता वीडियो, लेकिन मुझे पता है उस समय कितना ज्यादा आपके ऊपर प्रेशर, मरने मुरने की जो बातें होती है सब दिमाग में चलती है। मैं भी स्प्रिंटर ऐसे कहूं अच्छे से जानता हूं, इसीलिए अगर मैं दूसरे दिन आऊं कहूं मेरा नोट्स ये सवाल, तो थोड़ा सा बेकार लगता है, थोड़ा सा मतलब समझ रहे हो ना। इसलिए मैंने इस समय का इंतजार किया और ये वीडियो बना रहा हूं। एक बार तो मैंने 10 मिनट वीडियो रिकॉर्ड करके बंद कर दिया, नहीं यार अभी थोड़ा दिन और हील कर लेने दो। अब बाबू आपके नीट के काफी दिन हो चुके हैं, लगभग 15, 16, 17 दिन हो चुके हैं, 18 दिन 17 दिन हो चुके हैं, और आप लोग अब चीजों को एक्सेप्ट कर चुके होंगे। मैं पढ़ाने वढ़ाने को अलग रखो, मैं सिर्फ इसलिए भी जाना जाता हूं बच्चों के बीच में क्योंकि मैं उनको सही सलाह देता हूं। इसमें किसी का फायदा, मतलब मैं अपना फायदा, व्यक्तिगत फायदा नुकसान नहीं सोचता हूं, या कोचिंग का फायदा नुकसान नहीं सोचता हूं, सिर्फ बच्चों का फायदा सोचता हूं। सीधी बात बाबू। देखिएगा, ऑल द क्वेश्चंस फ्रॉम योर नोट्स, मेरा नोट्स नहीं, आपके नोट्स। मैं कौन होता हूं बाबू, मेरा क्या नोट होगा, आपका नोट्स है, बनवाया मैंने। चलिए शुरू करते हैं इसको, बस देखिएगा, रिक्वेस्ट है बाबू, रिक्वेस्ट कर रहा हूं, देखिएगा जरूर पूरे चैप्टर को, ये पूरे मतलब वीडियो को। बाबू यहाँ पे बायोलॉजी का जो मैंने सारे क्वेश्चन नहीं, मैं नहीं कह रहा 90 और 90, मैं कह रहा हूं जितना मैंने पढ़ाया था, 19 चैप्टर पढ़ाए थे, 19 चैप्टर्स, 19 चैप्टर, ठीक है, जिसमें से 9 चैप्टर मैंने पढ़ाए थे लगभग 11th में, और 9-10 चैप्टर मैंने पढ़ाए हैं 12th के। सीधी सी बात। और भी टीचर्स थे, वो लोग ने बहुत अच्छा पढ़ाया था। मैं अपनी बात यहां बता रहा हूं, और ये 60 to 61 क्वेश्चन मैं दिखाने जा रहा हूं डायरेक्ट नोट्स, और आपके पास भी ये नोट्स है, इसलिए मैंने इसके स्क्रीनशॉट लिया है, कुछ बाहर का फील ना हो, ये नोट्स सब आपके पास भी है, इसलिए मैंने उसी नोट्स का, बाबू आपको पता है कि मेरी एक आदत है, मैं बिना नोट्स बनाए पढ़ाता नहीं, उसी नोट्स को मैंने स्क्रीनशॉट लेकर के यहाँ पे पीडीएफ बना करके दोनों एक साथ दिखाया हूं बाबू। टेक्नोलॉजी का यूज कर रहा हूं आपके दिमाग में भरने के लिए कि क्यों बायोलॉजी इंपॉर्टेंट है, क्यों आप अगर कोई चुनते हो किसी कोचिंग संस्थान को या किसी भी पैटर्न को, ऑनलाइन किसी को चुन रहे हो, तो उसमें बायोलॉजी का कितना बड़ा रोल होने वाला है। अब पहले 50% था, अब 80% हो गया है। कैसे बताएंगे हम, देखिएगा। पहला क्वेश्चन इसमें आया है बाबू, द कॉम्प्लेक्स टू ऑफ माइटोकॉन्ड्रियल इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। तो सबको पता है एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, लेकिन नोट्स में भी होना चाहिए। अगर आप टीचर पे डिपेंडेंट हो जाते हो तो नोट्स पे ज्यादा फोकस करते हो। साफ साफ दिख रहा होगा आपको रेस्पिरेशन इन प्लांट के नोट में, जो कॉम्प्लेक्स 2 है उसको हम बोलते हैं FADS2 डिहाइड्रोजनेज, और बाबू उसका दूसरा नाम है सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज। एक क्वेश्चन हुआ, एक क्वेश्चन हुआ बाबू। अभिषेक सर लिखते रहिएगा जरा, तो कितने क्वेश्चन हो रहे हैं, ठीक है। एक हुआ, एक क्वेश्चन हुआ नोट से। दूसरा क्वेश्चन बाबू, दूसरा क्वेश्चन देखिए, यहां पे लिखा है व्हाट इज द, यहां पे क्वेश्चन नंबर 94, ये बाबू सेट नंबर 45 है शायद। व्हाट इज द नेम ऑफ ब्लड वेसल्स दैट कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द बॉडी टू हार्ट। बाबू ध्यान से, शायद कोई बनवाता होगा, लेकिन मैं बाबू जो ये आपका इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन है ना, उसका भी मैं बाबू डायग्राम बनवाता था, आप कॉपी खोल के देख लेना। और सबको पता है, बार बार मैं कहता था, ह्यूमन का जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वही फ्रॉग का सर्कुलेटरी सिस्टम है, और ह्यूमन में अगर बाबू वेना केवा होता है, जो सिस्टमिक वेन होता है, वो पूरे बॉडी से गंदा ब्लड लेके हार्ट में जाता है, तो इसमें भी होगा वेना केवा। साफ साफ आपको ये दिख रहा है, साफ साफ आपको ये बाबू वेना केवा दिख रहा है, जो राइट एट्रियम में जाके खुलता है, ठीक है, कुछ अलग नहीं मिलेगा। नेक्स्ट देखिएगा, एकदम ध्यान से जूम करना, अच्छे से देखना इसको, ठीक है ना, अच्छे से देखना।
रुकना, और भले ही थोड़ा समय लगेगा आपको, लेकिन देखना, जस्टिफाई करना अपने आप को, क्योंकि आप खाली बैठे हो इसलिए मैं वीडियो बना रहा हूं आज। और आप जरूर देखना कि आपको कैसे तैयारी करनी है, कहीं से करो तो, लेकिन कैसे करनी है ये जरूर देखना, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, स्टेटमेंट 1 कह रहा है, इन द आरएनए वर्ल्ड आरएनए इज कंसिडर्ड द फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल इवॉल्व टू कैरी, ठीक है ना, इवॉल्व टू कैरी आउट एसेंशियल लाइफ प्रोसेसेस। आरएनए एक्ट एज genetic material and also a catalyst for some important biochemical reactions in living system being reactive, RNA is unstable। सब कुछ सही है। डीएनए इवॉल्व फ्रॉम आरएनए, डीएनए आरएनए से बना हुआ है और इसीलिए ज्यादा स्टेबल भी है। इट्स डबल हेलिकल स्ट्रैंड बीइंग कंप्लीमेंट्री रेजिस्ट चेंजेस बाय इवॉल्विंग रिपेयर मैकेनिज्म। एकदम सही कह रहा है। आरएनए बाबू जो है कह रहा है कि आरएनए डायनामिक होता है बाबू। आरएनए वर्ल्ड नाम का जो टॉपिक है उसमें साफ साफ पढ़ाया गया था, ये जेनेटिक मटेरियल की तरह काम करता है कुछ वायरसेस में, लेकिन कैटलिस्ट की तरह भी काम करता है इन बायोकेमिकल रिएक्शंस में। अब देखिए इसमें आपको समझना क्या है, पहला सही है, दूसरा भी सही है। अब देखिए यहाँ पे, ठीक है, ये सब जो मैंने नोट्स में लिखवाया था ये सब अब देखो एकदम एसेंशियल लाइफ प्रोसेस करता है, आरएनए कैटलिस्ट की तरह यूज करता है, सब कुछ भले एनसीईआरटी में होगा, लेकिन मैंने वहां से लोगों को लगता था कि बहुत ज्यादा लिखवा रहे होंगे, हो सकता है कुछ लोग को लगा हो, कुछ लोग को, बहुत लोग पूरा एकदम बाबू ब्लाइंड सपोर्ट किए बच्चे और बहुत फायदे में है। लेकिन एक आध दो लोग जो थे, जो किसी के कहने पे या खुद के अंदर से आने पे, ठीक है बाबू, पर्सनल, किसी का पर्सनल एस्पेक्ट नहीं देखा जाता, मैं कैसा पढ़ाता हूं, ठीक है ना, मैं घर पे नहा के आता हूं कि नहीं आता हूं फर्क नहीं पड़ना चाहिए, मैं कैसा पढ़ाता हूं, कैसा आपको नोट्स में मिल रहा है कि नहीं, इससे फर्क पड़ना चाहिए। ये भी क्वेश्चन डायरेक्ट कहां से है, एनसीईआरटी से, कोई घुमावदार कुछ नहीं। जो कह रहे ना बहुत टफ लेंदी था, लेकिन बाबू पढ़ के अगर कई बार नोट्स जाओगे तो वो लेंदी क्यों लगेगा। कुछ बच्चे 40, 45, 50 मिनट में भी किए हैं पेपर को, और उसमें से 85, 86 सही भी किए हैं नॉर्मली, ठीक है। अब देखें नेक्स्ट कितने क्वेश्चंस हुए, नोट करते रहिएगा। आगे बहुत मेहनत लगती है बाबू, इसको स्क्रीनशॉट लेके एकदम करने में। आगे देखिएगा, एपीफाइट दैट आर ग्रोइंग ऑन अ मैंगो ब्रांच इज एन एग्जांपल ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। यहां पे देखो साफ साफ मैंने एपीफाइट नाम का टॉपिक ही पढ़ाया था आपको कि कमेंसलिज्म मतलब एक का फायदा एक का नुकसान, ऑर्किड और मैंगो सीधे सीधे बताया था कि ऑर्किड मैंगो से न्यूट्रिशन नहीं लेता है, लटका रहता है, लाइट मिलती है, मॉइस्चर मिलता है, जिसकी वजह से वो जीता है, बढ़िया से फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करता है। तो बाबू इसका आंसर हो जाता था कमेंसलिज्म, ठीक है। कुछ एक्स्ट्रा अगर दिख रहा तो बताओ। नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा बाबू। ये क्वेश्चन मैंने स्क्रीनशॉट नहीं लिया, लगता है भूल गया हूं, ये वाला पूरा यूकैरियोट में, प्रोकैरियोट में, ये जब आप पढ़ेंगे, अब भले ही आप इसको सेल में पढ़े होंगे, लेकिन मैंने पढ़ाया था बाबू इसको मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में, जब प्रोटीन सिंथेसिस करनी थी उसके जस्ट पहले। एक और क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा आपसे, समझ रहे ना, सीधे नोट से है, मॉलिक्यूलर खोलिए सीधे मिलेगा आपको। XC2 कंजर्वेशन, देखो XC2, जब आपको मैंने इकोसिस्टम पढ़ाया था उसके आखिरी में XC2 का एग्जांपल बताया था। अब इसको क्या लेना है स्क्रीनशॉट, ये सबको याद रहता है चीजों को। अब देखिए, द प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी इन एन इकोसिस्टम सोलर एनर्जी, ये तो मानो सही होगा सबका, ये तो सबका सही, कोई गलत नहीं है, ठीक है। इसका क्या मैं बताऊं, कहेंगे सर एक एक आसान क्वेश्चन दिखा रहे हैं। ये देखो, ये क्वेश्चन था आपका इम्फाइसेमा वाला, ठीक है, एनसीईआरटी में भी है, नोट्स में भी होता है, देख लो इम्फाइसेमा वगैरह, क्रोनिक डिसऑर्डर है, एकदम साफ साफ आपके ब्रीदिंग के आखिरी पेज पन्ने पे लिखा होगा, रेस्पिरेटरी सरफेस डिक्रीज होता है, डैमेजिंग एल्वियोलर वाल्व और सिगरेट स्मोकिंग से होता है। बताओ कुछ अलग हो तो बताओ। यहां पे लिखा एंजाइना पेक्टोरिस, मेरा भी टॉपिक था एंजाइना पेक्टोरिस, भले ही एनसीईआरटी में टॉपिक दिया है एंजाइना, लेकिन मेरा भी टॉपिक क्या था, एंजाइना पेक्टोरिस, सब नोट करिएगा, ठीक है ना। एक्यूट चेस्ट पेन, एक्यूट चेस्ट पेन, देखो साफ साफ यही सब करना था, कुछ अलग नहीं है, सब एकदम नोट में मिलेगा। मैंने कहा मैंने 19 चैप्टर पढ़ाए थे, 61 क्वेश्चन जो है 60-61 क्वेश्चन आए थे एकदम उसी चैप्टर से। एक भी उन चैप्टर में से एक भी अच्छा नहीं है जो आप ना कर पाए, बस 2 क्वेश्चन थे। एक आईवीएफ वाला था जिसमें बाबू सब कंफ्यूज हो गए थे, पूरा इंडिया कंफ्यूज था, और क्योंकि बाबू उसमें कुछ ऐसा लॉजिकल नहीं दिख रहा था। और एक बाबू था
2 to the power n वाला अभी हम बात करेंगे उस पर। ये सब पूरा बीमारी का मैंने छापा है इसमें, जो उस टेबल में था बीमारी का, सब देखिएगा, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी वगैरह। अब देखिए नेक्स्ट, ये देखिए, विच क्रोमोसोम इन द ह्यूमन जीनोम हैज द हाईएस्ट नंबर ऑफ जीन। देखिए भले एनसीईआरटी में दिया हुआ है, लेकिन ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट सबको एकदम लगता है थोड़ा सा गंदा टॉपिक और थोड़ा सा मतलब टफ लगता है, तो इसीलिए मैंने इसको भी एनसीईआरटी में लिखवाया था। देखिएगा यहाँ पे देखो, मैक्सिमम जीन फर्स्ट क्रोमोसोम में होता है, मिनिमम जीन वाई क्रोमोसोम में होता है, ठीक है ना। तो पूछा था मैक्सिमम, तो यहां पे हो जाएगा थर्ड वाला ऑप्शन, ठीक है। सारे कुछ मिलेंगे बाबू, बस देखते जाओ, देखते जाओ आराम से। बस यहां पे देखो नेक्स्ट, यहां पे स्पर्म का देखो, स्पर्म का साफ 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 देखो, एकदम साफ साफ छाप दिया है पूरा एकदम, हेड, मिडिल पीस, नेक, टेल, हेड, देखो ना सब पूरा, और हेड में एक्रोसोम होता है, सबका लिखा है मैंने। देखो यहाँ पे देखो सबका फंक्शन लिखवाया मैंने। हेड में होता है एक्रोसोम, एक्रोसोम का काम क्या होता है, इसके पास स्पर्म को पेनिट्रेट करने का एंजाइम होता है, सब कुछ एकदम एकदम नोट्स बाबू। काश कि आप एकदम नोट्स पे भरोसा किए होते, जितने किया उसका फायदा हुआ है, मैं सीधे सीधे कह रहा हूँ। आप भले कमेंट कुछ भी लिखो कि सर क्या भौकाल मार रहे हैं, ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं बाबू, लिख लेना, लेकिन सच है यही। और सिर्फ इसलिए बता रहा हूं ताकि फिर से तुम अच्छे से फॉलो करो, कम से कम अगर अपने आप को ड्रॉप दे रहे हो, एक मौका दे रहे हो, तो फिर से अच्छा करो। ओके नेक्स्ट, मैंने बाबू ये चैप्टर पढ़ाया नहीं था प्लांट किंगडम, लेकिन मैंने नोट्स बनाया था। मतलब इस बात का मुझे सच में बहुत खुशी होती है, गर्व है कि मैंने नोट्स बनाए। 3 क्वेश्चन, जिसमें से 2 क्वेश्चन ऐसे आए थे जो 98% लोगों ने गलत किया है पूरे इंडिया में, 97 से 98%। यूट्यूब पे मैं वीडियो देख रहा था एक टीचर का, बड़े संस्थान से, उन्होंने ये मतलब डेटा देखा था कि लगभग 98% लोगों ने ये गलत किया है क्वेश्चन। क्यों गलत किया है, चलिए देखते हैं, चलिए देखते हैं बाबू। देखिए ये क्वेश्चन था टेरिडोफाइट का लाइफ साइकिल। चलिए हम खोलते हैं टेरिडोफाइट का लाइफ साइकिल। देखिए ये बाबू टेरिडोफाइट का लाइफ साइकिल है। आपको पता है टेरिडोफाइट का जो बॉडी होता है वो स्पोरोफाइट होता है। देखो ध्यान से, स्पोरोफाइट मेन प्लांट बॉडी होती है, 2n डिप्लॉयड। और बाबू ये बाबू क्या करते हैं, इसमें होते हैं स्पोर मदर सेल्स। स्पोर मदर सेल मियोसिस करते हैं, बनाते हैं स्पोर्स। ये स्पोर जर्मिनेट करते हैं, बनाते हैं गैमेटोफाइट। गैमेटोफाइट का नाम होता है प्रोथाइलस। क्या नाम होता है बाबू, गैमेटोफाइट का प्रोथाइलस, ठीक है। तो यानी स्पोरोफाइट में हो रहा है मियोसिस बाबू। सबसे पहला जो हमारा इसमें होगा, ये होगा मियोसिस इन स्पोर मदर सेल, सबसे पहला, यानी सबसे पहले होगा बी। सबसे पहले क्या होगा बाबू, बी, सबसे पहले होगा बी, ठीक है। अब देखो क्या कह रहा है इसके बाद कौन सा स्टेज, देखिए इसमें अब जो जो दिया उसी हिसाब से करना पड़ेगा। इसके बाद क्या होगा आपको देखिएगा ध्यान से, ये जो स्पोर बन रहा है, स्पोर जर्मिनेट होकर गैमेटोफाइट बना रहा है, और टेरिडोफाइट में जो गैमेटोफाइट होता है उसको हम नाम देते हैं प्रोथैलस। यानी इसके बाद होगा ए, बी के बाद क्या होगा ए, यानी कि प्रोथैलस, यानी क्या होगा बाबू, प्रोथैलस होगा। ये हो गया आपका। इसके बाद क्या होगा, प्रोथैलस के बाद आप बाबू देखिए, प्रोथैलस गैमेटोफाइट है तो इनके पास मेल सेक्स और फीमेल सेक्स ऑर्गन्स होंगे, जिसे हम एंथ्रेडिया और आर्चिगोनियम कहते हैं। और बाबू यहां से एंथ्रोजॉइड्स और एक निकलेगा, जाइगोट बनाएगा। तो इसके बाद जो बाबू आपका यहाँ पे होगा वो क्या होगा कि फॉर्मेशन ऑफ आर्चिगोनिया एंड एंथ्रेडिया इन गैमेटोफाइट, यानी सेक्स ऑर्गन का निर्माण होगा। और जब सेक्स ऑर्गन का निर्माण होगा तो यहां से निकलेंगे क्या, ये मेल गैमीट है, एंथ्रोजॉइड्स है ना, वाटर के द्वारा बाबू इसमें जाएगा आर्चिगोनिया में, जो फ्लास्क शेप का होता है, और बाबू फर्टिलाइजेशन होगा। तो यानी कि बी, ए, फिर डी, फिर ई, फिर सी। कौन है और से कठिन लग रहा है अगर तुम मेरा ये बाबू ये फ्लो चार्ट पढ़ के गए होगे। भले एनसीईआरटी में बाबू पूरा एकदम पोथा पत्र दिया हुआ है, लेकिन आप खुद बताइए कि अगर आप ये पढ़ के गए होते, रट के गए होते, विश्वास करके गए होते, तो क्या गलत होता, बोलो क्या गलत होता, तुम बताओ, खुद बताओ क्या गलत होता। ये सब नहीं होता, देख लीजिए, यही शुरू करना था। देखो क्योंकि इसकी बॉडी क्या है, स्पोरोफाइट, फिर बाबू देखो मियोसिस होगा,
फिर क्या होगा, प्रोथैलस बनेगा, फिर इसमें एंथ्रेडिया और आर्चिगोनियम, फिर होगा बाबू फर्टिलाइजेशन, जाइगोट बनेगा, फिर से स्पोरोफाइट। देखो कितना आसान था, बहुत बहुत आसान बाबू। टफ लगा उस समय क्योंकि आपने पढ़ा नहीं था, आपने अच्छे से पढ़ा नहीं था, नोट्स देखा नहीं था, मुझसे मिले नहीं थे आप। देखिएगा फिर आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो टॉपिक देख लो बाबू, एकदम मिला लेना बाबू, एकदम गारंटी है यार। पहले ही वीडियो बना दिया होता, लेकिन नहीं बनाया था इसीलिए, ताकि आपको दिक्कत ना हो, दुख ना हो, आप वीडियो देखे ना उस समय। नहीं देखते आप, कुछ पता, कोई वीडियो देखने का मन करता है, मूवी नहीं देखने का मन करता है यार, इसलिए अब बना रहा हूं, एकदम ध्यान से बैठ के देखना। और सिर्फ इसलिए बना रहा हूं बाबू कि आप फिर से अगर तैयारी कर रहे हो तो अब सचेत होके करो, और एक्चुअली इंपॉर्टेंस समझो बायोलॉजी का, इंपॉर्टेंस समझो मेरा, बस। अब देखो, कार्डियक एक्टिविटी ऑफ द हार्ट आर रेगुलेटेड बाय, देखो ध्यान से, कार्डियक एक्टिविटी बाबू मैंने लिखवाया था, दो होता है, एक होता है न्यूरल रेगुलेशन, और अभी नीचे दिखा रहे हैं आपको हम, उसमें लिखा होगा हार्मोनल रेगुलेशन। और न्यूरल रेगुलेशन में कौन होता है बाबू, मेडुला ऑब्लेंगेटा होता है। कौन होता है, मेडुला ऑब्लेंगेटा होता है। किसके अंदर होता है, ब्रेन के अंदर होता है, ठीक है, किसके अंदर होता है, ब्रेन के अंदर। और बाबू नोडल टिश्यू होते हैं, नोडल टिश्यू नाम का तो मैंने टॉपिक ही बता दिया था आपको, जिसमें एससी नोड, एवी नोड सब लिखवाया था। तो नोडल टिश्यू, स्पेशल सेंटर मेडुला ऑब्लेंगेटा, एड्रिनल मेडुलरी हार्मोन, देखिए तीन, एड्रिनल मेडुलरी हार्मोन दिखा रहा हूं आपको, इसके नीचे वाले में होगा, देखते हैं, देखिए, देख लीजिए, एड्रिनल मेडुला से निकलने वाले हार्मोन जिसे हम एड्रिनलिन कहते हैं, ये भी हार्ट रेट को बढ़ाते हैं। एकदम ध्यान से सब कुछ एकदम एनसीईआरटी का नोट कर लीजिएगा। अब देखिए नेक्स्ट, नेक्स्ट देख लेते हैं क्या लिखा है, टीआरएनए, देख लो, हमने कुछ कह रहे हैं, टीआरएनए एंड राइबोसोमल आरएनए डू नॉट इंटरैक्ट विथ एमआरएनए। आपको पता है कि टीआरएनए ही बाबू अमीनो एसिड लेके आता है एमआरएनए के ऊपर, तो ये तो गलत हो गया स्टेटमेंट। चलिए मिलाते हैं आपको, यहाँ पे आपको साफ साफ देखने को मिल रहा है कि टीआरएनए जो है वो एमआरएनए पे आकर के मिल रहा है, तभी कुछ होगा। साफ साफ नोट्स की चीजें बाबू, नोट्स की चीजें लिखा है, ड्यूरिंग चार्जिंग 3-OH ऑफ टीआरएनए रिएक्ट अटैच विद COH ग्रुप ऑफ द अमीनो एसिड। समझना, सीधे सीधे लिखा है बाबू, अभी दिखा रहे सब कुछ, स्पेशल स्पेसिफिक अमीनो एसिड रिकॉग्नाइज्ड बाय इट्स स्पेसिफिक टीआरएनए, सब नोट्स में आपके एकदम यही छपवाता हूं मैं, एकदम छपवाता हूं यहीं पे, लेकिन विश्वास करो तब तो। आरएनए इंटरफेरेंस टेक्स प्लेस इन ऑल यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म एज ए मेथड ऑफ सेलुलर डिफेंस, इंसाइड की लाइन थी आपके नोट्स में भी होगा, देख लीजिएगा, मैंने ही पढ़ाया है सब कुछ, कोई और नहीं आया था पढ़ाने इसको बाबू। काश के आप विश्वास किए होते, एक एक चीज दिखा रहा हूं। जो बाबू जो बहुत तेज बच्चे होंगे, जो मतलब रिपीटर्स होंगे या फिर आईक्यू ज्यादा होगा, वो तो ये सब देख भी लिए होंगे, मिला भी लिए होंगे। जो लोग नहीं देखे हैं बाबू, जो थोड़े अभी सफर स्टेज में हैं, जो किसी दूसरे के बात को सुनते हैं, बहकावे में रहते हैं, किसी की फेस वैल्यू देख के बात करते हैं, बाबू ध्यान से देखना यहाँ पे क्या चीजें चल रही है। आपके साथ एक स्कैम हो रहा है, क्या स्कैम हो रहा है, सब आते हैं धीरे धीरे देखिएगा। यहाँ पे तो क्वेश्चन आया था, पता नहीं सबकी खटिया क्यों यहाँ पे खड़ी हो गई थी बाबू, देखिएगा क्या कह रहा है। कह रहा है यहाँ पे देखो, इन द एबव रिप्रेजेंटेड प्लाज्मिड एन एलियन पीस ऑफ डीएनए इज इंसर्टेड एट इको R1 साइट, विच ऑफ द फॉलोइंग, इको R1 साइट है, यहाँ पे बीटा गैलेक्टोसाइडेज वाला है, इसको हटा दिया, वहां पे एक एलियन पीस आ गया, यानी कि बीटा गैलेक्ट, सीधी बात है, बीटा गैलेक्टोसाइडेज हट गया, सीधो, बस इतना ही देखना था। अगर बीटा गैलेक्टोसाइडेज होता तो लैक्टोज को तोड़ता ग्लूकोज में और गैलेक्टोज में, और ब्लू कलर की कॉलोनी बनती है, सबको पता है। लेकिन अगर बाबू बीटा गैलेक्टोसाइडेज में हट गया तो ब्लू कलर की कॉलोनी कहां बनेगी, अब तो व्हाइट कलर की कॉलोनी सिलेक्ट होगी बाबू। देखो ऑप्शन नंबर 3, देख लो सीधे सीधे, बीटा गैलेक्टोज रहेगा तो ब्लू कलर, नहीं रहेगा तो व्हाइट कलर, साफ साफ एकदम नोट्स में मैंने लिखवाया था। नहीं विश्वास करो तो दिक्कत होगी। देखो ध्यान से, नेक्स्ट गिनते रहना आपसे, आगे देखिएगा।
ये देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग जेनेटिकली इंजीनियर्ड ऑर्गेनिज्म आर यूज्ड बाय एली लिली। जब मैंने पढ़ाया था आपको बाबू कौन सा चैप्टर, एप्लीकेशन बायोटेक्नोलॉजी वाला, लोग कहते थे सर ज्यादा लिखवाइए मत, लेकिन मैंने लिखवाया था। एली लिली कंपनी 1983 ऑस्ट्रेलियन कंपनी थी, आई थी, पहली बार इंसुलिन बनाई थी, ई कोलाई का यूज की थी, और 2 ई कोलाई का डायग्राम भी बनाया था मैंने। तो ई कोलाई बाबू सीधे टिक करना था, यानी कि क्या होता है, वो बैक्टीरिया होता है। बस हो गया। देखो इसमें अब क्या है नेक्स्ट, ये वाला, ये तो सबको पता है बाबू, ये ट्रांसफरेजेज होते हैं, बायोमॉलिक्यूल में होते हैं, नोट्स में दिख जाएगा आपको बायोमॉलिक्यूल के, ठीक है। देखो यहाँ पे एक बात दिख गया, देखो ई कोलाई, एली लिली वाला सब है, थोड़ा इधर उधर हो गया है, मान लो एवरेज, बस ऑपरेटर नहीं ना हूं, बस अपने से बनाए हो सारा ये सब। ई कोलाई देखो, ई कोलाई, यानी कि इसमें पूछा था कि बाबू विच ऑफ द फॉलोइंग जेनेटिकली इंजीनियर्ड ऑर्गेनिज्म वाज यूज्ड बाय एली लिली, तो आपको करना था बैक्टीरिया यानी कि ई कोलाई। क्या करना था, ई कोलाई, ठीक है ना, ये करना था आपको। आगे देखिए क्वेश्चन क्या है, ट्रांसफरेज, ये भी बायोमॉलिक्यूल के नोट्स में मिल जाएगा आपको। अब देखिए नेक्स्ट, ये देखिए बाबू, ये देखिए, ये चैप्टर मैंने नहीं पढ़ाया था, लेकिन शॉर्ट नोट प्रोवाइड किया था मैंने। क्या प्रोवाइड किया था बाबू, शॉर्ट नोट प्रोवाइड किया था। शॉर्ट नोट अभी भी होगा कई लोग के पास, ठीक है ना, कई लोग के पास होगा, सबके पास नहीं होगा, सब थोड़ी विश्वास करते हैं किसी के ऊपर, ठीक है ना, ठीक है, कोई बात नहीं। देखो लिखा है क्वेश्चन में, फाइंड द स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट विथ रिकॉर्ड टू द स्ट्रक्चर ऑफ मोनोकॉट स्टेम। बाबू मोनोकॉट स्टेम में जो हाइपोडर्मिस होता है स्क्लेरेनकाइमेटस होता है, और यहाँ पे पहला ही लिखा हुआ है क्या, हाइपोडर्मिस पैरेनकाइमेटस। क्या कॉन्सेप्ट है यार इसमें, सीधे सीधे याद करके जाना था, पहला टिक करके आना था। नोट्स का है बाबू एकदम, भले मैंने नहीं पढ़ाया, मैं तो अभी कह रहा हूं कि मैंने 19 पढ़ाया था, देखो यहां से भी आ गया जो 20-21 है, जो मैंने पढ़ाया भी नहीं है, सिर्फ शॉर्ट नोट प्रोवाइड किए थे। चलो आगे देखते हैं, ये देख लो, मैंने कहा था ना प्लांट किंगडम से 2 क्वेश्चन आए थे, खटिया खड़ी हो गई थी, दोनों लाइफ साइकिल पूछ दिया गया था, और लोग कहते थे सर लाइफ साइकिल तो हट गया है ना। अरे हट कैसे गया है, हट कैसे गया है, देख लो। फिर वही बात बाबू, देखो किस तरह से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, देख लो। लाइफ साइकिल कह रहा हूं, अगर फ्लो चार्ट बना के पढ़ते हो हमेशा सुखी रहोगे। जैसे कुछ लोग मान लो ऐसे कह रहे होंगे, अरे सर अपने लिख दिए हैं अब वीडियो बना रहे हैं, अरे सबके पास नोट्स होगा यार सबके पास नोट्स है, ये सारा कुछ, ये कुछ नया नहीं है, सब पुराना है, सब बच्चों के पास होगा, मतलब मैक्सिमम। और जिसके पास नहीं है, टेलीग्राम पे सब मैं डालता रहता था ना, सब जाके देख लेना, सब वही है, वही नोट्स था, तो मैंने स्क्रीनशॉट, मेरी राइटिंग है, सब वही तो है मेरी बाबू। चलिए देख लेते हैं क्या कह रहा है। सबसे पहले जो बाबू ब्रायोफाइट है उसकी बॉडी क्या होती है, गैमेटोफाइट। सबसे पहले अटैचमेंट ऑफ गैमेटोफाइट टू सबस्ट्रेटम, यानी गैमेटोफाइट जो होगा वो जुड़ा होगा जमीन से, पत्थर से, जहां पे भी है। और देखिए ध्यान से, अब जो गैमेटोफाइट है, जो गैमेटोफाइट होता है बाबू, उसके पास होंगे क्या, उसके पास क्या होंगे, देखो यहां शुरू करो, देखो गैमेटोफाइट, जो गैमेटोफाइट है, ये गैमेटोफाइट से मेल सेक्स ऑर्गन और फीमेल सेक्स ऑर्गन, ध्यान से देखिएगा, और मेल सेक्स ऑर्गन और फीमेल सेक्स ऑर्गन, देखिए ध्यान से, यहां पे क्या होगा, इसके बाद क्या हो सकता है बताओ, अटैचमेंट ऑफ गैमेटोफाइट टू सबस्ट्रेटम। मैंने बताया था गैमेटोफाइट में होते हैं मेल सेक्स ऑर्गन और फीमेल सेक्स ऑर्गन। इसके बाद क्या होगा, जो मेल सेक्स ऑर्गन होगा उसमें से निकलेगा मेल गैमीट एंथेरोजोइड्स। जो अभी क्लास चल रही है जीएसटी की, उसमें मैं वो प्लांट किंगडम पढ़ा रहा हूं, और प्लांट किंगडम में हम ब्रायोफाइटा खत्म कर चुके हैं। जितने बच्चे यहाँ बैठे हुए थे ब्रायोफाइटा पढ़ने के लिए, तो सबको दिमाग में बैठ गया है ब्रायोफाइटा का लाइफ साइकिल, एल्गी का लाइफ साइकिल। अब टेडोफाइट शुरू करेंगे कल से जीएसटी बैच में, प्लांट किंगडम से। कल मतलब कौन सा डेट है, कल कौन सा डेट है, कल फ्राइडे है, और डेट है आई थिंक 23, और बाबू 11 बजे से क्लास चल रही है 4 बजे तक। ऑर्गेनिक के भी तगड़े टीचर हैं, एकदम मजा आ जाएगा। बायोलॉजी तो बाबू जान रहे हैं आप लोग, केमिस्ट्री में बाबू एकदम, ऑर्गेनिक की मतलब थोड़ा सा यहाँ पे कमी था, हो गया पूरा, ठीक है ना, अभी नहीं थे टीचर यहाँ पे ऑर्गेनिक के। और बाबू मैं बताऊं तो बायोलॉजी में सब कुछ सही है, और आप देखेंगे फिजिक्स, पढ़ के देखिए तब बात करिएगा। आइए एक बार जरूर देखिए कैसा चल रहा है सब कुछ। अब देखिए, तो बी के बाद हो गया क्या, ई हो गया, यानी रिलीज ऑफ एंथ्रोजॉइड, और जब रिलीज होगा तो बाबू फ्यूजन होगा, यानी कि बी ई ए, बी ई, उसके बाद क्या, ए। अब देखो ये तो गया, 2 ठो बचा है, तो हम क्यों ऐसे तुक्का मारे, हम देख लेते हैं। और जब ये बाबू फ्यूजन होगा तब बनाएंगे क्या, तब बनाएंगे बाबू ये लोग जाइगोट। क्या बनाएंगे, जाइगोट नहीं दिया इसमें। और मैंने बताया था जाइगोट तुरंत मियोसिस करके स्पोर बनाता है एल्गी में, लेकिन यहाँ पे कुछ समय रुकता है और बनाता है स्पोरोफाइट, और स्पोरोफाइट बन गया। स्पोरोफाइट कहीं दिया है, यस, फॉर्मेशन ऑफ स्पोरोफाइट।
और जब स्पोरोफाइट बन गया इसके बाद क्या होगा, इसके बाद बाबू क्या होगा, स्पोरोफाइट में स्पोर मदर सेल्स होंगे और बाबू डिवाइड होकर बनाएंगे क्या, मियोटिक डिवीजन होगा, स्पोर्स बना देंगे, खत्म। ऑप्शन नंबर सी। क्या कठिन था, क्या कठिन था इसमें, वो तो ठीक है। ये नोट्स देखो, सुंदर सा नोट्स, गर्व है मुझे, गर्व है, देख लो देख लो, सुंदर सा नोट्स, ये पूरा एकदम इसी से आया हुआ है। बताओ कुछ कह दो अलग, आगे देखिएगा। इसे तो पढ़ाया नहीं मैंने, तो इसका पानी में उतार रहा हूँ। यहाँ देख लो, कहेंगे सर इतना आसान देख लो, अरे भले आसान नोट्स में है कि नहीं, देख लो। क्लोरोफिल है ब्राइट और ब्लू ग्रीन, देख लो ब्लू ग्रीन टिक करना था, क्लोरोफिल भी ये सब दिया हुआ है साफ साफ। नोट्स देख लो, नोट्स देख लो, कुछ एकदम जूम कर दो यार, आंख फैला के देखो, देखो भले आंख में आंसू भर जाए, देखना पूरा वीडियो आज, ठीक है ना। ये जो गलती किए हो वो बाबू एकदम अक्षम में गलती है, अक्षम में, जिसका क्षमा नहीं मिल सकता आपको, ठीक है ना, जिसका क्षमा आपको नहीं मिल सकता। ये कहाँ गया, ये कहाँ डाला हूं मैं, ऑर्गेनोजेनेसिस वाला, ये तो आप सबको याद होगा यार, लग रहा है इसमें नहीं है क्या, कि मैंने आपको बताया था कि किस तरह से ऑर्गेनोजेनेसिस होता है, मतलब किस महीने में कौन बनता है, तो ये सब चीजें हैं, सब मैंने लिखवाया है, कहीं होगा अभी नीचे मिलेगा, उसका भी स्क्रीनशॉट लिया था मैंने, ठीक है, नीचे होगा 100% होगा, अभी आएगा तो दिखाएंगे। ये भी प्रोटीन रिच लेयर, एल्यूरॉन, ये सब तो आपको पता है, ठीक है। ये देख लो एनसीईआरटी का, एनसीईआरटी का देख लो, जब एक्सप्रेशन पढ़ाते हैं तो किस तरह से मतलब बताते हैं कि बाबू डायग्राम क्वेश्चन में डायग्राम 20-20 दे रहा था, सबको दिक्कत हो रही थी, मत दीजिए, देख लो दे दिया, खत्म हो गई कहानी सबकी, एकदम खत्म हो गई। देख लो क्या होता था इसमें, मैंने तो लिखवाया है साफ साफ कि डीसीटी जो होती है, डीसीटी में सबको पता है NaCl का एब्जॉर्प्शन होता है एल्डोस्टेरोन द्वारा। मैंने अगर आपके पास नोट्स होगा नीचे नोट करके लिखवाया है HCO3- आल्सो रीअब्जॉर्ब फ्रॉम डीसीटी। क्यों लिखवाया था, इसी दिन के लिए लिखवाया था। तो बेस्ट ऑप्शन बी जाएगा इसका, क्योंकि यहाँ इस वाले में देखो, अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पे NH3 लिखा है जिसका सिक्रीशन होता है, खत्म, देख लो, ठीक है। जिसके पास नोट्स होगा सब दिखा देगा, सब देख लेगा उसमें जाकर के, ठीक है ना, सब देख लेगा। देख लो यहाँ पे लिखवाया मैंने, वो वाला जो क्वेश्चन था पीसीटी डीसीटी वाला, देख लो जो कह रहे थे हम, ये वाला देख लो, पीसीटी सेलेक्टिव सिक्रीशन ऑफ H+ NH3K+, देख लो सेलेक्टिव सिक्रीशन ऑफ NH3K+ H+, बाबू दो दिया है ना, एक नहीं दिया है, एक नहीं दिया। अब देख लो डीसीटी सिलेक्टिव सिक्रीशन ऑफ H+ NH3K+, दो दिया है, K+ H+। मैंने कहा था एनसीईआरटी के डायग्राम में, इसको बनाया नहीं लेकिन थ्योरी में लिखा हुआ है, साफ साफ बताए थे, देख लो, टिक करना था वही बी वाला, बस हो गया था, ठीक है ना, हो गया था, काम खत्म हो गया था उसे। चलो यहां देखते हैं इससे क्या आया था, हाँ कॉम्प्लेक्सिटी, देख लो ये वाला क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन देखो, ये देख लो, पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल इवेंट, क्या क्या दिक्कतें आती थी बताए थे हम आपको, कि बाबू ध्यान से देखना, हम क्या करते हैं, इंट्रॉन्स को हटा करके एक्सॉन्स को जोड़ते हैं। पांचवें डैश पे बाबू हम क्या करते थे बताओ, पांचवें डैश पे कैपिंग करते थे, बोलते थे 5-5 प, यानी कैपिंग पांचवें एंड पे, और ट से बाबू टेलिंग तीसरे एंड पे, ट से टेलिंग, एडिशन ऑफ एडेनिन रेजिड्यूज, यही तीनों तो करना था, यानी कि बीसीडी। देख लो और दिखाएं, और दिखाएं, देख लो 5 डैश एंड पे कैपिंग, 3 डैश पे टेलिंग, देख लो कुछ अलग कर दिए हो तो, स्प्लाइसिंग, इंट्रॉन्स को हटा के एक्सॉन जोड़ दिया गया है, कुछ अलग नहीं है बाबू, सब नोट्स में मिलेगा, सब मिलेगा, देख लो। ये देख लो ये वाला क्वेश्चन, हीम वाला, क्लियर है ना सब कुछ। Which one of the following enzyme contain heme as prosthetic group, देख लो, देख लो बाबू, देख लो एरो लगवा करके, नोट्स अभी भी होगा आपके पास। हीम इज द प्रोस्थेटिक ग्रुप, एक्ट एज कोफैक्टर पर ऑक्सीडेज ऑफ कैटिलेज, कैटिलेज को टिक करना, देख लो, देख लो, भले टेढ़ा लिखा है एनसीईआरटी बाबू, बायोमोलिक्यूलर पेज,
आखिरी पेज बाबू, आखिरी पेज पे चले जाना, देख लेना। और मैंने बाबू नहीं मन कर रहा है तो मेरा नोट्स खोल के आखिरी पेज पे चले जाना। मजा ना आ जाए ना तो कहना मजा इसलिए नहीं आएगा कि अब गलत हो गया, इसलिए आएगा कि अब गलत नहीं होगा। विश्वास होगा अब आपको मुझ पे कि जो पढ़ा रहा हूं आएगा, जो एक्स्ट्रा पढ़ा रहा हूं वो भी आएगा। आगे देखो, आगे देखो, ये तो मैंने नहीं पढ़ाया था। चलो आगे देखते हैं। ये देख लो, देख लो आप लोग, देखो अखिया एकदम बाबू देखो, कौन पढ़ाता? मैं पढ़ाता हूं, देखो इसको मैं पढ़ाता हूं, ठीक है ना। गुरुकुल पाठशाला बायोलॉजी मैं पढ़ाता हूं, गर्व है। देख लो यहाँ पे मैंने कहा था तुमको, मजाक मजाक में कहते थे हम कि बाबू जो इकोलॉजी है उसके दो दो पापा हैं, दो दो पिता है, एक नेशनल फादर है, एक इंटरनेशनल, याद होगा। देख लो मैंने कहा था टर्म इकोलॉजी हीकल ने दिया है, फादर ऑफ इकोलॉजी रीटर है। अगर इंडियन पूछ दे तो आर.डी. मिश्रा को मार देना। आ गया, आ गया, देखो रामदेव मिश्रा, ठीक है। आगे देखो, ये देख लो, यूक्रोमेटिन हेट्रोक्रोमेटिन फील करवा दिए थे बना करके, यूक्रोमेटिन लेस स्टोन लूजली पैक्ड लेस डीएनए लाइटली एल 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 एल, देख लो सब। और बाबू अगर बाबू लूजली है तो ट्रांसक्रिप्शन एक्टिव होगा, क्योंकि यहाँ पे आकर के आसानी से हमारा जो आरएनए पॉलीमरेज है वहां पे अटैच हो जाएगा, जगह मिलेगा, जगह ये नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे आपको करना था यूक्रोमेटिन, बाकी सब तो पढ़ाए हैं, सब पढ़ाते हैं। देखो इसको मैं इससे बता रहा हूँ क्योंकि मैंने कितना ध्यान दिलवाया था आपको यूक्रोमेटिन और हेट्रोक्रोमेटिन पे। देखो ध्यान से, यूक्रोमेटिन पे टिक करना था क्या, लूजली पैक्ड, ठीक है। बी का तीसरा एक कर दिया है, हो गया खत्म। बाकी नहीं भी पता होता ना, कर लिए होते, नोट्स का है एकदम। न्यूप्लास्टिक ये सब चैप्टर मैंने पढ़ाया था। द डीएनए फ्रैगमेंट स्ट्रेस ऑन द, ठीक है, डीएनए फ्रैगमेंट ये सब सबको पता होता है। देख लो यहाँ पे जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस साफ साफ पढ़ाया था, वहां से डीएनए फ्रैगमेंट्स को हम अलग करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर साइज एंड चार्ज, ठीक है ना। साफ साफ देख लो, डिजायर डीएनए निकालते हैं, तब पूरा एकदम प्रोसेस बताया था यार। ये भी क्वेश्चन, क्या मैं बोलूं, कितना बोलूं। ये देख लो, देख लो, जब मैं बेसिक पढ़ाता था मॉलिक्यूलर का, साफ साफ लिखवाता था कि अगर लास्ट में अगर लास्ट में सीन आ गया, सीन तो न्यूक्लियोसाइड, अगर आइलिक एसिड आया तो न्यूक्लियोटाइड, नहीं पढ़ाता था देख लो, सीन सीन एडेनोसिन न्यूक्लियोसाइड। बहुत लोग का गलत हुआ है, एक का थ्री, ठीक है, आइलिक एसिड न्यूक्लियोटाइड, बी का दूसरा, ए का थ्री, बी का दूसरा, ए का थ्री, बी का दूसरा, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, ठीक है ना, दूसरा तीसरा। देखो एडेनिन नाइट्रोजनस बेस है, बताए थे एजी कट क्या था, 5 ठो बेस था। एलेनिन क्या है, अमीनो एसिड है। एलेनिन क्या है बाबू, ग्लाइसिन सेरीन एलेनिन, याद करिए सब लिखवाया है, सब बताया है, थोड़ा सा विश्वास करिए आप लोग, अभी भी समय है, अभी वक्त है, आइए मिलिए, एक एक चीज दिखा देंगे हम आपको। क्या करना है, बायोलॉजी पे बहुत ज्यादा फोकस करना है, बायोलॉजी एकदम स्ट्रांग होनी चाहिए, तभी आप सोचिएगा सिलेक्शन का। और सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ के और ऐसे ऐसे पलट के किसी से पढ़ के नहीं होगा, आना पड़ेगा एक बार, आपको आना पड़ेगा, एक साल और आना पड़ेगा। कोई भी दिक्कत हो, इकोनॉमिकल प्रॉब्लम हो, पापा नहीं बात कर रहे, मम्मी नहीं बात कर रहे, हमसे बात करवाइए, हमसे मिलिए, पैसे की सारी प्रॉब्लम सॉल्व हम करेंगे। आइए बस आप देखिए किस तरह सिलेक्शन होगा, देखिए कैसे होता है। देखिए पूरा एकदम स्ट्रक्चर बनाया था मैंने, ठीक है, पूरा स्ट्रक्चर आपके सामने है। पूरा स्ट्रक्चर कहाँ है आपके सामने, सब कुछ। ये देखो ये क्वेश्चन मैं आपको एक ट्रिक बताता हूं, सबको जितने वीडियो बनाया था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फॉरेन प्लांट का, नो पबजी बताता हूं, नो पबजी मतलब नॉन एल्बुमिनस का ये सब एग्जांपल है। एक्सेप्शन भी कवर करता है, पी फॉर पी, ओ फॉर ऑर्किड, बी फॉर बीन, जी फॉर ग्राउंडनट। अब नॉन एल्बुमिनस का क्या होगा, ग्राउंडनट, क्या होगा, ग्राउंडनट। देख रहे हो ना, देख रहे हो ना, बताया था मैंने सब, एकदम देख लीजिए जाके अपने वीडियो में देख लीजिएगा। नेक्स्ट, ये देखो, ये देखो, साइलेंसिंग ऑफ स्पेसिफिक एमआरएनए, ये देखो एकदम एकदम हिंदी में लिखवाया था, इंग्लिश में, देख लो सब लोग देखो। साइलेंसिंग ऑफ स्पेसिफिक एमआरएनए इज पॉसिबल वाया आरएनए बिकॉज ऑफ, देखो देख लो ध्यान से,
नीमाटोड फॉर्म सेंस आरएनए एंड वी नो प्लांट में ऑलरेडी एंटीसेंस प्रेजेंट है, तो सेंस एंड एंटीसेंस फॉर्म कॉम्प्लीमेंट्री डीएसआरएनए एंड एमआरएनए को साइलेंस कर दिया, नो प्रोटीन। देखो ध्यान से, डीएसआरएनए टिक करना था। क्या बताऊं अब क्या बताऊं, क्या करूं, मर जाए इंसान। 9331 यार, किसको नहीं पता ये भी होगा। लास्ट में मैंने उसका भी नोट्स बनाया था, ठीक है ना, प्रिंसिपल ऑफ इनर्डेंस का भी नोट्स दिया था। बाबू नोट्स बना भेजते थे जब कुछ नहीं कर पाते थे तो, ठीक है ना, नहीं करने दिया जाता था, ज्यादा करना भी दिक्कत हो जाती थी। क्या ब्लेम गेम खेलने की कोई जरूरत नहीं है, जो है सब सही है, जो हुआ सब सही है बाबू, जो भी हुआ आप उसको एक्सेप्ट करना है। भगवान के लिए शुक्रगुजार हूँ, आज मैं यहाँ हूँ, भगवान की वजह से हूँ, गुरुजनों की वजह से हूँ, आप लोग की वजह से हूँ, और आप लोग से बाबू विनती है इन चीजों का एकदम बाबू आप एकदम इमोशनल होने की जरूरत नहीं है यार। क्यों इमोशनल होना, मैंने कल एक बच्चा आया था समझा रहा था, कल आपके अगर चाचा कोचिंग खोल दें और क्या मैं नीट की तैयारी करवा रहा हूँ तो क्या आप वहां पढ़ेंगे खाली इसलिए कि मेरे चाचा है? नहीं बाबू यार, आप अपना बस 1 साल बस अपना फायदा देखिए। और बाबू जितने लोग मैं एकदम खुल के बोल रहा हूं पिछले साल टारगेट बैच में थे, अगर आप पैसे की वजह से आप नहीं तैयारी कर रहे हैं ऑफलाइन या फिर कहीं और ऐसे कर रहे हैं, तो आप एक बार मुझसे जरूर मैसेज करिए, पैसे का प्रॉब्लम एक मैसेज में सॉल्व कर दूंगा। चलिए आगे देखिए, हिस्टोन, प्रोटीन, लाइजिन, आर्जिनिन, तो नोट्स में 100% होगा ही सारा, ठीक है। साइलेंस कर दिया उसको। ये देखो 9331 नोट बना दिया था जो, वो भी है, ठीक। ये देखो लाइजिन, आर्जिनिन दिखाई देते हैं, देख लो, देखो हिस्टोन प्रोटीन्स रिच इन किसमें, अमीनो एसिड लाइजिन एंड आर्जिनिन, ये भी मिल गया, साफ साफ मिल रहा है, मिलेगा क्यों नहीं। फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन इज कॉल्ड, ये भी होगा। देखो मेंस्ट्रुएशन, जब मेंस्ट्रुअल साइकिल पढ़ाता हूं तो पहले मैं यही बताता हूं सारा। फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन, देखिए क्या बोलते हैं इसको, मेनार्च बोलते हैं, मेनार्च बोलते हैं। ये लास्ट को मेनोपॉज बोलते हैं, ठीक है ना, ठीक, कोई दिक्कत, देख लो। जब हम पढ़ा रहे थे आखिरी वाला चैप्टर जिसमें बाबू आपको हार्मोन वाला सब था, उसमें आप देखिए लास्ट में गैस्ट्रिन, सिक्रेटिन, सीसीके, गैस, जीआईपी, टीचर्स कहते हैं पढ़ लो एनसीईआरटी दिया, मैं कहता हूं ना, एनसीईआरटी दिया पढ़ लो लेकिन लिख लो, भले बोरिंग होगा लेकिन लिखो, बिना लिखने से कुछ नहीं होगा, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट, ये तो बता दिया हीम वाला मैंने। ये देखिए क्वेश्चन आया हुआ था, इकोसिस्टम से आया हुआ था बाबू की यूनिट ऑफ प्रोडक्टिविटी। देखो मैंने मेरे नोट्स का देखिए, यूनिट ऑफ प्रोडक्टिविटी का मैंने 2 यूनिट बताया था। अगर आप बाबू एरिया में लेते हो तो ग्राम पर मीटर स्क्वायर पर ईयर, और अगर एनर्जी में लेते हो किलो कैलोरी पर मीटर स्क्वायर पर ईयर। ध्यान से देखो, किलो कैलोरी पर मीटर स्क्वायर पर ईयर, इसी को टिक करना था एकदम नोट्स में। देखो नहीं लिखवाता लोग नोट्स में कि एनसीईआरटी में है क्यों नोट्स में, लेकिन इसीलिए थोड़ा बोरिंग होता है लेक्चर जब मैं लिखवाना शुरू करता हूं, लेकिन वो लिखना जरूरी है क्योंकि लोग ये सोचते हैं नोट्स पे ज्यादा विश्वास करते हैं, और जो विश्वास किया वो एकदम मौज में है एकदम। आज ये हो गया, आगे देखिए वो, ये देखो इवोल्यूशन कितने मस्त तरीके से पढ़ाया था मैंने। देखिए आपको मैंने कहा था स्वीट पोटैटो और पोटैटो, स्वीट पोटैटो दूर से देखने में एक जैसे लगते हैं, लेकिन दोनों एक जैसे इसलिए लगते हैं क्योंकि दोनों का वो फंक्शन सेम है। दोनों का क्या सेम है? फंक्शन। वो भी फूड स्टोरेज का काम करता है, वो भी फूड की तरह हम उसको खाते हैं, दोनों को फूड की तरह खाते हैं, लेकिन बाबू एक होता है जड़ और एक होता है तना, एक स्टेम का मॉडिफिकेशन है, एक रूट का, यानी कि दोनों की ओरिजिन अलग अलग है। तो जब ओरिजिन अलग होती है और फंक्शन सेम होता है, हम इसको बोलते हैं एनालॉगस। और मैंने आपको एक ट्रिक बताया था HDAC, क्या बताया था? HDAC। जब एनालॉगस होता है तो कन्वर्जेंट होता है, तो मैंने बाबू कहा था AC। देखो ध्यान से, आपके नोट्स में देखो यहां लिखा है, साफ साफ लिखवाया है, स्वीट पोटैटो, ये रूट मॉडिफिकेशन, ये स्टेम मॉडिफिकेशन, फंक्शन सिमिलर क्योंकि फूड स्टोरेज है, बट वन इज रूट एंड अदर इज स्टेम। तो यहां पे आपको किसका एग्जांपल दिया था? ये सब एनालॉगस का।
और जो एनालॉगस होता है वो कैसा इवोल्यूशन है, देखो कन्वर्जेंट इवोल्यूशन, वही टिक करना था। तो कुछ नहीं बाहर का बाबू, ठीक है ना, खाली ये सब अफवाह है बाहर वहर का, सब आपके नोट्स में है एक एक, आप इसीलिए मैं आपका नोट्स उठाया हूं पूरा कि जो मैंने लिखवाया है। जो बच्चे वीडियो देख रहे होंगे अपना नोट्स उठाइए, और एक भी क्वेश्चन अगर मैं कह रहा हूं कि बाहर का इसमें से है जो दिखा रहा हूं, 19 चैप्टर पढ़ाया था उसमें से 61 क्वेश्चन यहां से मिला है नोट से, 60-61 मिला तो 62-63 है, लेकिन मैं दिखा पा रहा हूं 61-62, ठीक है ना, क्योंकि एक आध क्वेश्चन तो ऐसे ही है, मतलब एनसीईआरटी के सीधे लाइन से। अब इसलिए जिसको भी डाउट हो रहा हो या फिर जिसको दिक्कत हो वो सीधे कमेंट सेक्शन में लिख देगा कि सर ये आप गलत बोल रहे हैं। आपके पास कॉपी है, मेरे पास नहीं, आपकी कॉपी। अब देखिए यहां पे, ये देखिए ये चैप्टर मैंने नहीं पढ़ाया था पिछले साल, जो चैप्टर मैंने नहीं पढ़ाया था उसका भी मैंने बाबू नोट्स बना करके सर्कुलेट करवा दिया था ग्रुप में पांडे सर से। देखिएगा ये मैंने आपको साफ साफ लिखा था कि कैसे पेडिग्री वाले क्वेश्चन सॉल्व करें। मैंने कहा था नोट 1 पहले चेक करें कि डोमिनेंट है रिसेसिव, अगर बीमारी सारे जनरेशन में दिखी, सॉरी जनरेशन में से किसी एक में भी दिखी तो उसे हम बोलते हैं डोमिनेंट, अगर नहीं दिखी तो रिसेसिव। बोला था कि नहीं बोला था? अब देखो दूसरा स्टेप क्या था, अभी नीचे होगा, यहां पे आ जाओ क्वेश्चन में। क्वेश्चन में कुछ नहीं देखना था, यही देखना था बाबू, ये देखो ये क्या है, कैरियर है, मान लेते हैं XCX, ये क्या है, ये मेल है, अफेक्टेड XY, ठीक है, देख लो अफेक्टेड यानी कि इसमें भी होगा कुछ ना कुछ। अब क्रॉस कर दो, बस इतना बड़ा डायग्राम देख के चकरा गए सब, ये तो खत्म हो गया, तो कोई पढ़ाई नहीं गया, ये तो कुछ होगा नहीं। लेकिन देखो ना कहना क्या चाहता, साफ साफ लिखा हुआ है कि विद द हेल्प ऑफ गिवन पेडिग्री फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी फॉर द बर्थ ऑफ अ चाइल्ड हैविंग नो डिजीज। आपको अब इसी का क्रॉस करके देखना है कि कितने लोग के पास डिजीज है, कितने लोग के पास नहीं है, सीधी सी बात। आगे देखिए, देख लो नोट्स में सब मिला लेना, सब बैठ के एकदम बढ़िया से, कोई दिक्कत नहीं। देख लो यहाँ पे एकदम यही लिखा हुआ भी है, XCX और XCY। तो यहाँ पे देखो एक लोग के पास, ये देखो ये भी डिजीज है, ये भी डिजीज है। पूछा क्या इसमें, पूछा है क्वेश्चन में एकदम नॉर्मल, नो डिजीज एंड बीइंग अ कैरियर, देखो नो डिजीज, तो नो डिजीज अगर हम बोले, अगर कैरियर बोले, नो डिजीज एंड कैरियर ये पूछा है तो 1/4, यानी कि 4 में से एक बच्चा जो कैरियर है। अगर ये पूछता कितने डिजीज है तो 1/2 मारते, XY और XCC, समझ रहे हैं ना, देखो XCC और XCY, तो ये डिजीज हो जाता तो 1/2 मारते। लोगों ने 1/2 मारा है क्योंकि बाबू उन्होंने देखा इसको कि मतलब डिजीज पूछा है, लेकिन कैरियर पूछा है, तो कैरियर पूछा है तो 1/4, डिजीज पूछता तो 1/2, सिंपल सी बात है। आगे देख लो, देखो नोट 2 सब इसमें बताया था मैंने कैसे सॉल्व करना, हिंदी में लिख के मैंने नोट्स दिए थे। अब देखिए आगे, अब ये क्वेश्चन देखो, अगर मैंने इसको जो एनसीईआरटी रीडिंग करवाया था, एनसीईआरटी रीडिंग जो मैंने करवाया था, एनसीईआरटी रीडिंग में मैंने एक बात बताई थी, जो टैपेटम का सेल होता है वो सेल बाबू डेंस साइटोप्लाज्म उसके पास होता है और वो मल्टी न्यूक्लिएट सिंसिटियम कंडीशन होता है। अब देखो मैंने कहा था ऐसा क्यों होता है, क्योंकि बाबू उसमें बाबू जब ज्यादा न्यूक्लियस ज्यादा साइटोप्लाज्म होगा तो अच्छे से उसको देगा क्या, न्यूट्रिशन। तो कहेंगे हाँ सही है सब कुछ, लेकिन यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, यहाँ पे क्या, हाँ ये चीज गलत हो गई थी, देखो ध्यान से देखो, यहाँ पे लिखा है प्रेजेंस ऑफ मोर देन वन न्यूक्लियस इज द टैपेटम इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ नरिशमेंट द डेवलपिंग पॉलन ग्रेन, या माइक्रोस्पोर मदर से लिख दिया है। एनसीईआरटी के हिसाब से ये गलत हो गया, सीधी सी बात, एनसीईआरटी की लाइन थी इसलिए कहेंगे ए सही है, बी सी क्या हो गया, मतलब एक ए वाला सही है, रीजन गलत हो गया सीधे सीधे। अब देखिए आगे, ये देखो इसे ट्यूटर मैंने नहीं पढ़ाए थे आपको, इस पे विवाद चल रहा है कि अंजीर का जो पौधा है बाबू, जो अंजीर का फल होता है फिग ट्री, उसके अंदर कीड़ा होता है, तो कीड़ा अगर होता है तो हम फ्रूट को नॉन वेजिटेरियन कहेंगे कि नहीं, पता नहीं एनडीए वालों को क्या सोचा है बनाते वक्त, लिखा है फिग फ्रूट इज अ नॉन वेजिटेरियन फ्रूट। और अब इस पे विवाद छिड़ा हुआ है पूरा, इस पे बाबू ग्रुप डिस्कशन चल रहे हैं कि जो फिग का फ्रूट है वो नॉनवेज है कि वेज। बाबू जब फ्रूट लिख दिया तो नॉनवेज कैसा हुआ बताओ। अब मान लो तुम बाबू आम खा रहे हो, उस पर मक्खी बैठी है, तुम मक्खी को भी खा लिए, तो क्या आम बाबू नॉनवेज हो गया? तो मैं तो इसके मतलब पक्ष में नहीं हूं, मुझको तो लगता है वेजिटेरियन होगा, ठीक है। बाकी देखते हैं एनटीए वाले क्या आंसर देते हैं इसको। ये देखो मैंने बाबू एक शॉर्ट वीडियो डाला था, अभी भी मेरे यूट्यूब चैनल पे होगा, बस 1 मिनट का था, 59 सेकंड का।
उसमें मैंने ये डिफाइन किया है कि अगर आपके बॉडी में अचानक से इमरजेंसी सिचुएशन आ जाए तो क्या होता है, आपके रोए खड़े हो जाते हैं, आपकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं, आपके एड्रिनल मेडुला से एड्रेनलिन हार्मोन रिलीज हो जाता है, आपकी सांसें तेज हो जाती हैं, आंखें बाहर निकलने लगती हैं और आप भागने के लिए तैयार हो जाते हो। बस अब क्वेश्चन क्या है, पढ़ो इसको, बस कोशिश करना था। देखो क्या लिखा हुआ है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग फंक्शन ऑफ एड्रिनल मेडुलरी हार्मोन, यानी कि एड्रेनलिन हार्मोन निकलेगा तो क्या होगा, प्यूपिलरी कॉन्स्ट्रिक्शन तो नहीं होगा। मैंने कहा प्यूपिल जो होगा आपका डायलेट होगा, फैल जाएगा, तो उल्टा लिख दिया है कॉन्स्ट्रिक्शन। बाबू आपको भागने के लिए तैयार कर रहा है तो एनर्जी चाहिए, तो हाइपर ग्लाइसेमिक हार्मोन भी कहते हैं, आपकी बॉडी में शुगर बढ़ाएगा। पाइलो इरेक्शन, रोए को खड़ा कर देगा। इट इंक्रीज स्ट्रेंथ ऑफ हार्ट कॉन्ट्रैक्शन, तो आपका बाबू अगर आपको एनर्जी चाहिए तो हार्ट बीट बढ़ जाएगी ना, आपका रेस्पिरेशन रेट बढ़ जाएगा ना, जिससे कि आप एनर्जी जल्दी जल्दी सेल्स को ऑक्सीजन जल्दी पहुंच सके। तो बी सी डी तीनों सही था, बाकी ए वाला क्या था गलत। देख लो, आ जाओ, देख लो, नोट्स में आ जाओ, वीडियो छोड़ दो। अलर्टनेस बढ़ जाता है, पाइलो इरेक्शन हो जाता है, स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ, सीधे लिखवाया मैंने, देखो ये वाला देखो, स्ट्रेंथ ऑफ हार्ट कॉन्ट्रैक्शन, देख लो सीधे साइन में दिया है बढ़ने का, पसीना होने लगता है। प्यूपिलरी डायलेशन लिखवाया है मैंने, इसमें लिख दिया है कॉन्स्ट्रिक्शन, गलत हो गया कि नहीं हो गया। ये देखो यहाँ पे, ये देखो जितने ग्लाइकोजेन होंगे उसमें किसमें कन्वर्ट कर दिया, ग्लूकोज में, तो लिखवाया है कि नहीं लिखवाया, साफ साफ देख लो लिखवाया है कि नहीं, एकदम ग्लूकोज, क्योंकि उस समय आपको जरूरत है एनर्जी की, सब लिखवाया है बाबू, एक एक चीज जो पढ़ के गया होता, और जो पढ़ के गया है वो अच्छे से 85+ स्कोर करके आया है। ये देखो बाबू, ये क्वेश्चन जो हमारे बच्चे कह रहे थे आके, कुछ जो क्लास उस समय नहीं अटेंड किए थे कि सर ये तो आप जो है पढ़ाए ही नहीं थे, ये तो आप बताए ही नहीं थे, और बाबू मैंने उनको दिखाया तब वो एकदम शर्म से पानी पानी हो गए कि जो भी एनसीईआरटी में क्वेश्चन मार्क लिख देता है क्वेश्चन करके कि अपने टीचर से डिस्कस करो, आप गूगल से कर लो, वो सब मैं कॉपी में लिखवाता हूँ। देख लो कुछ मॉडिफिकेशन है, यही नोट्स है 2024 वाला पूरा, वही जो बच्चे पढ़े होंगे। मैंने कहा था इंसुलिन जो लेता है बाबू उसको किस फॉर्म में लेता है, उसको ओरली नहीं ले सकते, लिखा ना इंसुलिन कैन नॉट बी टेकन ओरली, क्योंकि इंसुलिन प्रोटीन का बना होता है और जैसे मुंह में डालेंगे, जैसे ही हमारे स्टमक तक पहुंचेगा वो पच जाएगा, पच जाएगा मतलब डिस्ट्रॉय हो जाएगा, टूट जाएगा, क्योंकि प्रोटीएज एंजाइम होते हैं हमारे अंदर, इसलिए हम इंसुलिन को इंजेक्शन में लेते हैं। तो क्या पूछा है क्वेश्चन, देखो व्हाई कैन नॉट इंसुलिन बी गिवन ओरली टू डायबिटिक पेशेंट, आपको टिक करना था इट विल बी डाइजेस्टेड इन गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, हो गया। एनसीईआरटी में नहीं दिया है कहीं पे, लेकिन मेरे नोट्स में है कि नहीं, देख लो साफ साफ। मैंने कहा ना 3 क्वेश्चन आउट ऑफ एनसीईआरटी आए थे, 2 क्वेश्चन नोट्स से सीधे मिले हैं और 1 क्वेश्चन मैंने दिखा दिया। अब दूसरा क्वेश्चन की बारी, देख लीजिएगा। ये देखो जेनेटिक कोड किसने दिया, गेमाउ, किसको टिक करना था, गेमाउ, सीधी बात। यहां पे आ जाओ, ये वाला जो है बाबू ध्यान से, कंजर्वेशन, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन से क्वेश्चन आया हुआ था। एविल क्वार्टेट, वो 4 बुरे रीजन जिसकी वजह से बाबू बायोडाइवर्सिटी लॉस होती है, तो ए का टिक करना था तीसरे पे, ए का टिक किससे करना था, तीसरे पे। XC2 कंजर्वेशन, क्रायो प्रिजर्वेशन, एकदम एग्जांपल सब दिखा हुआ, अभी दिखा रहा सब नीचे, बी का पहला। लैंटाना बाबू, क्या था लैंटाना वाला बताओ, एलियन स्पीसीज इन्वेजन, बाहर से आई थी एक घास, पूरे धरती पे छा गई थी, अगल बगल जो बाबू अच्छे फसल थे उनको बर्बाद कर देती थी। डोडो, डोडो का एक्सटिंक्शन हुआ था रिसेंटली में, मॉरिशियस का एक बाबू चिड़िया होती है ये डोडो, चलिए देख लेते हैं नोट्स में। देख लीजिए, देख लीजिए, एविल क्वार्टेट, कॉज ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉस, बायोडाइवर्सिटी लॉस, एविल क्वार्टेट टिक करना था। ये देखो ये देखो लैंटाना, भले एनसीईआरटी में ना हो आपके पूरा नाम, लैंटाना देखो, लैंटाना, लैंटाना बाबू एलियन स्पीसीज इन्वेजन नाम का मैंने टॉपिक में पढ़ाया था, लैंटाना टिक करना था सीधे। एनसीईआरटी में भले हो बाबू, लेकिन यहां पे मैंने अलग लिखवाया है, इसका मतलब इंपॉर्टेंट है, यानी कि मैंने सब लिखवा दिया है। सोचिए अगर कोई टीचर नोट्स बनवाता है तो क्या सारा एनसीईआरटी छपवा देगा, तो फिर एनसीईआरटी और नोट्स में अंतर क्या रहेगा। तो मैं जो नोट्स बनवाया था
वो पूरा का पूरा एनसीईआरटी से वो क्वेश्चंस मैंने लिखवाए थे जो इंपॉर्टेंट है, और तुम खुद सोचो रेशियो क्या होगी। 19 चैप्टर में से 61-62 क्वेश्चन आए हैं, यानी कि 19 या 57 के आसपास, यानी कि हर चैप्टर से, हर चैप्टर के नोट से 3 क्वेश्चन ऐसे ही आ गए सब। देख लो आपके सामने है, मैं कुछ बोल नहीं रहा हूं, आपके सामने है। आगे देखिए, ये नहीं पढ़ाया था मैंने, डिजीज मैंने नहीं पढ़ाया था, ब्रायोफाइटा। ये देखो ध्यान से, ये जो मैंने नोट्स बनाया था, ब्रायोफाइटा में गेमा कप जो होता है बाबू क्या करता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। नोट्स के दूसरे ही पेज में लिखवाया है मैंने, दूसरे ही पेज में लिखवाया होगा, मैं देख लो ध्यान से, यहाँ पे है, कह रहा हूँ थोड़ा इधर उधर हो गया। देख लो, ये मैंने पढ़ाया नहीं था प्लांट किंगडम, बस बच्चों के कहने पे बहुत टफ होता है, इसलिए मैंने इसको नोट्स बना दिया था। देखो अब तुम देखो, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जेमा एसेक्सुअल स्ट्रक्चर, साफ साफ लिखा है। जेमा क्या है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, देख लीजिए साफ साफ, कोई कंफ्यूजन नहीं है। सेक्सुअल नाम का टॉपिक यहाँ है, एसेक्सुअल नाम का टॉपिक यहाँ है, इसी में जेमा को एंट्री मिली है, तो बस टिक करना था सीधे। कौन सा कठिन था बताओ तुम ही। 50, 55, 56 क्वेश्चन हो गए ऐसे। कितने क्वेश्चन हुए? 56, 57 क्वेश्चन हो गए, देख लो। ये देख लीजिए, इकोसिस्टम देख लीजिए। इन इकोसिस्टम देयर इज यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ एनर्जी ऑफ सन फ्रॉम प्रोड्यूसर टू कंज्यूमर, देख लीजिए। एनर्जी हमेशा यूनिडायरेक्शनल होती है। क्या होती है बाबू? यूनिडायरेक्शनल। कभी भी एनर्जी हमेशा हाई एनर्जी से लो एनर्जी फ्लो करती है। तो पहला स्टेटमेंट एकदम साफ साफ दिख रहा है। इकोसिस्टम आर एक्सेप्टेड फ्रॉम सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अरे ऐसे कैसे? मैंने लिखा है साफ साफ, देखो, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, यानी कि जो इकोसिस्टम है वो सेकेंड लॉ से एग्जेम्प्टेड नहीं है, अछूता नहीं है, बल्कि छूता है, यानी कि उसको बाबू लेके चल रहा है। तो इकोसिस्टम बाबू साफ साफ, यहाँ पे दूसरी हेडिंग की स्लॉट, पहली हेडिंग डलवाई थी मैंने फ्लॉट, यानी फर्स्ट लॉ को भी फॉलो करता है और सेकेंड लॉ को भी। तो दूसरा वाला स्टेटमेंट गलत हो गया, साफ साफ। नोट्स बाबू देखो एकदम प्रूफ के साथ। आ जाओ, ये देख लो। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट रुबिस्को इज ट्रू? बॉटनी बाबू, यानी कि फोटोसिंथेसिस। देख लीजिए कौन सा इसमें सही है, कौन सा सही है। रुबिस्को क्या करता है, साफ साफ सबको पता है कि बाबू आपको जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसमें जब RuBp, कौन बीपी? RuBp, ये 5 कार्बन का है और ये 1 कार्बन का है, ये दोनों मिलकर बनाते हैं 2 मॉलिक्यूल ऑफ 3 PGA, यानी कि इसे बोलते हैं कार्बोजिलेशन। जब CO2 को एक्सेप्ट कर लिया, कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सेप्ट कर लिया, तो कार्बोजिलेशन, तो कहते हैं इट कैटलाइजेस द कार्बोजिलेशन ऑफ RuBp। देखो ध्यान से, यहां पे कार्बोजिलेशन, RuBp 5 कार्बन, 1 कार्बन कैसे बाबू, कहां से आ गया? 1 कार्बन एटमॉस्फेयर से ले लिया, 6 कार्बन मिल गए, 2 मॉलिक्यूल 3 PGA का बन गया। सब नोट्स, कुछ एक्स्ट्रा हो तो बता देना, बाबू कमेंट सेक्शन में। साफ साफ लिखवाया था मैंने कि जो एंजाइम यूज हो रहा है कौन है? RuBp, कार्बोजिल रुबिस्को, यही पूछा है बस सीधे से। आगे देख लो, ये देखो, ये क्वेश्चन देखो कितना सुंदर पूछा है कि जीन क्लोनिंग के लिए कौन कौन से इसमें से एंजाइम जरूरत नहीं पड़ेंगे। अब पहले देख लो कौन कौन एंजाइम जरूरत पड़ेंगे। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम दिख रहा है कहीं, पहला ही दिख रहा है। लाइगेज दिख रहा है कहीं, दूसरा ही दिख रहा है। इसके बाद बताओ क्या लिखा है, इसके बाद क्या लिखा है? पॉलीमरेज, कहीं दिख रहा है पॉलीमरेज, ई वाला दिख रहा है। कहीं रिकम्बिनेज और म्यूटेज दिखा है? नहीं दिखा है। तो कहा है कौन सा नॉट, यानी कि सी और डी नहीं है, यानी कि कौन सा आंसर होगा? सी एंड डी ओनली, ऑप्शन नंबर 1। बस नोट्स, फिर नोट्स भाई, ये चैप्टर मैंने नहीं पढ़ा है। आ जाओ, ये देख लो, टर्मिनेशन, ट्रांसक्रिप्शन आगे आएगा बस। ये देख लो, साफ साफ लिखा होगा रो फैक्टर, कहीं पे देख लो कहां लिखा है रो फैक्टर। देख लो, टर्मिनेशन, रो फैक्टर। पूछा क्या है? टर्मिनेशन, किसको टिक करना था? रो फैक्टर, एकदम सीधे सीधे,
कोई कोई मॉडिफिकेशन नहीं, कोई कोई मतलब घुमाने वाला। सोचो, सब कह रहे हैं बायोलॉजी इतना टफ है, लेंथी है, कठिन है। तुम खुद देखो अपने सामने से, यहाँ पे 55, 56, 57, 58 क्वेश्चन हो गए अभी तक, और उसमें कुछ घुमाया नहीं है, सीधे है। तो बताओ, अगर कोई बच्चा कोई 80 कैटेगरी का होगा और 60 क्वेश्चन कर दिया होगा तो 240 नंबर ऐसे ही हो गया कि नहीं हो गया? तुम खुद सोचो। और अगर 120-30 नंबर फिजिक्स केमिस्ट्री से ला दिया, हो गया सिलेक्शन उसका? तो तुम खुद सोचो ना कितना इंपॉर्टेंट है बायोलॉजी। खुद देखो तुम लोग कितना ज्यादा बहकावे में आते हो, कितना ज्यादा अपने मन से सोचते हो कि एक दिन पढ़ के जाएंगे, सब हो जाएगा। कर लो। तो ये देख लो, ये देखो, अब आएगा ये वाला। देखो, हर साल पढ़ाता हूं, सबको लगता है कि बाहर का है। मैंने बताया था, क्वेश्चन तो कितना मस्त पूछा है आपके पड़ोसी में 2 बच्चे हुए, दोनों ट्विंस, जुड़वा, एक लड़का हुआ एक लड़की। अब बताओ कौन सा ट्विन है वो? मैंने आपको बताया है बाबू, देखो ये एनसीईआरटी में कहीं दूर दूर तक इसका दूर दूर नाता नहीं है एनसीईआरटी में। लेकिन अब देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, मैंने पढ़ाया था इसमें, क्या कौन सा टॉपिक था, सभी लोग अपने नोट्स में चेक कर लेना यार। रिप्रोडक्शन का जो फर्टिलाइजेशन वाला है, लास्ट वाला देख लेना, फेट ऑफ ब्लास्टोमियर। मैंने कहा था कि अगर जब जाइगोट बन गया, अगर बाबू इम्प्लांट होने से पहले 2 पार्ट में बट गया, तो एक ही बच्चा 2 पार्ट में बट गया है, तो दोनों बच्चे होंगे, उनका सेक्स सेम होगा, चाहे मेल होंगे, चाहे फीमेल होंगे, लेकिन मेल फीमेल नहीं होगा। क्वेश्चन में पूछा है क्या कि मेल और फीमेल दोनों हैं, तो हम उसको कहते हैं डाइजाइगोटिक ट्विंस। गलती से किसी महिला के ओवरी से 2 अंडे निकल गए 1 महीना में, और स्पर्म की तो भरमार होती है, तो स्पर्म जाएगा, फर्टिलाइज करेगा, दोनों मेल भी हो सकते हैं, दोनों फीमेल भी हो सकते हैं, दोनों मेल फीमेल दोनों हो सकते हैं। तो यहां मैंने मेल और फीमेल को कट किया है, मोनोजाइगोटिक नहीं, क्या होगा, डाइजाइगोटिक। और देखो, अब देखो, डाइजाइगोटिक के लिए यूज करते हैं फ्रेटर्नल। आपको टिक करना था फ्रेटर्नल। आउट ऑफ एनसीईआरटी का क्वेश्चन था, एकदम टोटली आउट ऑफ एनसीईआरटी, या किसी भी कोचिंग के बुकलेट में भी नहीं था, लेकिन नोट्स में मेरे था। देख लो, अगर झूठ कह रहा हूं तो कह देना कमेंट सेक्शन में, एकदम सबके नोट्स में है ये फ्रेटर्नल। टिक किया। तो मैंने कहा ना, 3 क्वेश्चन आउट ऑफ एनसीईआरटी से आए थे, 2 क्वेश्चन मेरे नोट्स के थे, एक क्वेश्चन जो था वो किसी के नोट्स में था पूरे इंडिया में। क्यों? क्योंकि वो कॉमन सेंस का था। पूछा था कि बाबू मान लो 1 सेल 2 सेल में कन्वर्ट हुआ, 2 4 में, 4 किसमें हो गए, अलग अलग। तो अब देखो, सब 1 से 2, 2 से 4, यानी कि कैसा ग्रोथ है, ज्योमेट्रिक ग्रोथ, यानी 2 टू द पावर n, क्या बोलते हैं, 2 टू द पावर n। यही टिक करना था कि पीसीआर में 1 डीएनए से 2 बनता है, 2 से 4 बनता है, तो क्या होगा, तो 2 टू द पावर n। इसमें लिखवाना क्या है, कॉमन सेंस है। भले टफ है थोड़ा सा बायोलॉजी स्टूडेंट के लिए, लेकिन आप फिजिक्स भी तो पढ़ते हो, तो वहां पे बेसिक साइंस में पढ़ते नहीं हो, बेसिक मैथमेटिक्स में, कि अगर कोई बाबू आर्थमेटिक ग्रोथ क्या होता है, और बाबू उसमें ज्योमेट्रिक ग्रोथ क्या होता है, वही तो था। हो गया। और देख लो, आगे देख लो, और कितने क्वेश्चन, बस 3 क्वेश्चन बचे हैं। ये देखो, प्रोजेस्टेरॉन कहां से रिलीज होता है, देख लीजिए। आपको पता है जो ग्रेफियन फॉलिकल होता है, जब वो टूट जाता है तो किस में कन्वर्ट होता है, कॉर्पस ल्यूटियम में। और कॉर्पस ल्यूटियम से क्या निकलता है, प्रोजेस्टेरॉन। तो बाबू प्रोजेस्टेरॉन को टिक करना था कॉर्पस ल्यूटियम से, यानी कि ए वाला 4, ए वाला किससे, 4। और रिलेक्शन किससे बाबू, ओवरी। बस हो गया, खत्म, सब उसी का तो था। सब नोट्स, एक एक चीजवा दिख जाएगा बाबू, एक एक चीजवा। ये वाला क्वेश्चन देखिए, ब्लू कलर कॉलोनी वाला, मैंने बताया था, the blue colored colony have DNA inside in the plasmid and they are identified as recombinant colony। देखो, अगर ब्लू कलर की कॉलोनी बनती है, क्या बनती है, अगर ब्लू कलर की कॉलोनी बन रही है, यानी कि बीटा गैलेक्टोसाइडेज है। और अगर बीटा गैलेक्टोसाइडेज है, तब हम कैसे कहेंगे बीटा गैलेक्टोसाइडेज। अभी ऊपर था ना, तो जो अभी ले चल रहे हैं ऊपर, देखो ले चल रहे हैं, दिखा रहा हूं। एक भी क्वेश्चन आउटसाइड का नहीं था इसमें, जो 2 था वो भी एनसीईआरटी, मतलब एनसीईआरटी में भले नहीं था, मेरे नोट्स में था। ये देखो, ये आगे ये तो एम्पलीफिकेशन वाला जो कह रहे थे, 1 से 2, 2 से 4, इसको कैसे करना था, 2 टू पावर n वाला। देखो, चलो पहले वाला खोज लें जो कह रहे हैं। ये देखो, अगर बीटा गैलेक्टोसाइडेज है तो ब्लू कलर, अगर नहीं है तो व्हाइट कलर। यहां पे क्या लिखा है,
the colonies without blue color have DNA insert in the plasmid and are identified as recombinant. अगर बाबू ध्यान से देखना यहाँ पे, ये दूसरा स्टेटमेंट है, पहले पे आ जाओ. The blue color colony have DNA insert in the plasmid and they are, अगर ब्लू कलर है तो रिकॉम्बिनेंट थोड़ी हुआ, वो तो पुराना वाला है. तो यहाँ पे लिख दिया कि ब्लू कलर वाले रिकॉम्बिनेंट हो गए. गलत हो गया बाबू. कौन रिकॉम्बिनेंट होंगे? रिकॉम्बिनेंट वाले व्हाइट कॉलोनी पैदा करेंगे. देखो व्हाइट कलर कॉलोनी. तो इसीलिए पहला स्टेटमेंट गलत हो गया, दूसरा स्टेटमेंट सही हो गया. एकदम कॉन्सेप्चुअल था, एकदम क्या था? कॉन्सेप्चुअल था. ठीक है ना, याद रखना इसको. अब देखिए ये लास्ट वाला क्वेश्चन जो था, ये वाला क्वेश्चन देखो साफ साफ. मैं इसको ट्रिक बताता हूं कि dn अपॉन dt इक्वल टू आर्यन. आर्यन इज इक्वल टू कनक. मैंने आर्यन और कनक की स्टोरी भी बताई थी. आर्यन नाम का लड़का और कनक. तो बाबू आर्यन कनक, कनक देख लो ध्यान से. अगर ये कहो कनक ये भी है तो आर्यन कहाँ है? यहाँ कनक और आर्यन दोनों साथ होने चाहिए. यहाँ पे आर्यन है तो कनक कहाँ है? नकन हो गया. यहाँ पे एन है, आर्यन ही नहीं है. तो ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? सेकंड वाला. बाबू 62 से 63 क्वेश्चन हो गए सीधे सीधे एनसीईआरटी से. किससे हो गए? सीधे सीधे एनसीईआरटी से हो गए. और कुछ कह दे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, कोई भी किसी को डाउट होगा तो. इसीलिए कह रहे हैं विश्वास करिए, अभी भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो होगा वो क्या है? सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका है बायोलॉजी. कोई कितना भी कुछ भी कह ले, ठीक है. अगर मैं फिजिक्स का टीचर होता, केमिस्ट्री का टीचर होता, तो भी मैं कहता बायोलॉजी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है. और इस साल जो भी बच्चे 550 के सिलेक्शन में दायरे में है, उनमें 350 से बाबू 340 के आसपास क्या है? बायोलॉजी है. सीधी बात. तो इस पे जरूर ध्यान दीजिएगा. द लास्ट स्ट्रोक ऑफ द हैमर ब्रेक्स अ स्टोन. दिस डजंट मीन दैट द फर्स्ट स्ट्रोक इज यूजलेस. अगर आप किसी भी पत्थर को तोड़ रहे हैं और 10वें वार में टूट रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि जो 9 वार थे वो गड़बड़ थे या फिर उसमें दम नहीं था. उसी के चक्कर में 10वां वाले में टूटा है. यानी कि एक एक वार, एक एक साल आपका बाबू एकदम वो बहुत ही तगड़ा है. तो वही बाबू, सक्सेस इज द रिजल्ट ऑफ कंटिन्यूअस एफर्ट. एक साल में, एक बार में कुछ नहीं होता है. थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ेंगे, हो जाएगा. ठीक है बाबू. बस लास्ट में कहना चाहेंगे कि आप आइए, एक बार क्लास करिए. आप जितने गुरुकुल वाले बच्चे हमारे हैं वो सब बाबू आए, एक बार क्लास करें. आप किसको पसंद करते हैं, नहीं पसंद करते, कोई मैटर नहीं करता बाबू. एक साल बाद आप जहां पे होंगे आप सब भूल जाएंगे कि क्या आपके साथ हुआ, क्या नहीं हुआ. आप जैसे कूप मंडूक में कहता हूं ना, कुएं के मेढक जो होते हैं, उनको लगता है कि यही पूरा संसार यही है. आप जिससे भी पढ़ते आए हो, जो भी जहां पे पढ़ते हो, जिस कोचिंग में भी रहे हो, आपको यही लगेगा कि यही सर अच्छे हैं यही. लेकिन एक बार निकलो थोड़ा वहां से, क्योंकि आपका रिजल्ट वही आ रहा है बार बार. तो कैसे अच्छा कोई है, हमको बताओ तुम. आप यहाँ एक बार आओ और देखो, यहाँ फैकल्टी से मिलो. यहाँ पे 3-4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, 10 दिन फ्री में क्लास करो. कोई पैसा नहीं, कोई रजिस्ट्रेशन नहीं, कोई कुछ नहीं बोलेगा. आप आइए 10 दिन क्लास करिए. आप जज करिए टीचर को. हालांकि आपका ऐसा कुछ है नहीं, आप नहीं कर सकते जज, लेकिन आप करिए और अपने फायदे के लिए करिए. और देखिए आप यहाँ से वापस नहीं जाएंगे, गारंटी है हमारी. आप एक बार आइए. जीएसटी क्लासेस शुरू हो चुकी हैं 11 बजे से. 11 बजे दोपहर जब शुरू होता है, 11 AM से लेकर के 4 PM तक 3 क्लासेस चल रही हैं. ऑर्गेनिक के टीचर भी बहुत अच्छे आ चुके हैं, फिजिक्स वाले सर भी बहुत अच्छे आ चुके हैं. मैं तो अच्छा कहूंगा ही, कौन अपनी खट्टी दही कहता है, लेकिन आप आके खुद देख लीजिए. सीधी सी बात है, 11 से 4 बजे तक. ठीक है बाबू. आप अगर करना ही है, अगर नहीं करना है तो स्ट्रीम चेंज कर दीजिए, कहीं और जाइए, कोई दिक्कत नहीं है. कोई भी चीज बायोटेक्नोलॉजी करिए, बीएससी करिए, एमएससी करिए, जो कुछ करना हो करिए. लेकिन अगर नीट की तैयारी करना है तो देर मत करिए. कहीं पे भी जाइए, समय से जाइए. और कहीं पे भी जाने से पहले एक बार यहाँ पे जरूर आइए, जहां पे आप बाबू इतने दिन पढ़े हो, जहां पे आप इतना दिन विश्वास किए हो. एक बार और आकर के, हम नहीं करेंगे आप विश्वास करो, नहीं, आप विश्वास जनरेट करो खुद. आप बैठो क्लास में, 1 हफ्ते क्लास करो और बाबू थोड़ा सा टफ क्वेश्चन, टफ बाबू, थोड़ा सा टफ. क्या मतलब, जो अभी आप तक को पढ़ाया ही नहीं गया वो आपको टफ ही लगेगा ना. वो सब चीजें भी देखिए. आपका बाबू जो प्रोस्पेक्टिव है, जो पर्सपेक्टिव है सोचने का, कोई चीज ब्रॉड करिए और देखिए कितना मजा आने वाला है. सब कुछ सही होगा. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू.